नमस्ते, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी रचना है, गोदान। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप बस पन्ने पलट रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे आप सच में किसी गांव की गीली मिट्टी पर चल रहे हैं। वो खुशबू, वो मेहनत का पसीना, सब महसूस होता है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो हसरतों से लिखी गई है ना? बिल्कुल। तो कहानी का जो दिल है वो है होरी। और होरी कौन है? एक आम हिंदुस्तानी किसान जिसके कंधों पर कर्ज का बोझ है, पर आंखों में एक बहुत ही सीधा साधा सपना है, एक गाय पालने का। हाँ, और उसका साथ देती है उसकी पत्नी धनिया, जो उसकी हिम्मत भी है और कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई का आईना भी। और उनका परिवार जो उसी गरीबी की चक्की में पिस रहा है। तो आज हम सिर्फ इस कहानी को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 100 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज भी हमारे दिलों में क्यों बस जाती है। मतलब एक छोटा सा सपना किसी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कैसे बन जाता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे दौर के समाज का एक तरह से एक्सरे है। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि कैसे इज्जत से जीने की चाहत, धर्म निभाने की जिद और 2 वक्त की रोटी का संघर्ष। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। होरी की कहानी उस व्यवस्था पर एक तीखा तमाचा है जो उसी इंसान को पीस देती है जो उसे अपने खून पसीने से सींचता है। तो चलिए होरी की दुनिया में ही चलते हैं। एक कच्चा मिट्टी का घर, 2 बैल जो उसकी खेती का नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का आधार हैं। सही बात है। और इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, एक गाय। लेकिन ये सिर्फ एक जानवर की चाहत तो नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे थे। जैसे सतह पर देखें तो ये जरूरत लगती है, घर में पोता है, मंगल से दूध मिलेगा, थोड़ा दूध बेचकर 2 पैसे आ जाएंगे। हाँ, एक आमदनी का जरिया। पर प्रेमचंद की खूबी यही है कि वो साधारण सी चीजों के पीछे छिपे असाधारण मतलब निकाल लाते हैं। वो गाय होरी के लिए 3 चीजों का प्रतीक थी। अच्छा। पहली, सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत। गांव में जिसके दरवाजे पर गाय बंधी हो उसकी एक अलग पहचान होती है। हाँ, उसका स्वाभिमान जुड़ा था उससे। बिल्कुल। दूसरा शायद धर्म से जुड़ा था, गोदान की जो परंपरा है। हाँ, कि मरते समय गाय का दान करने से मोक्ष मिलता है। सही, और ये बहुत मजबूत मान्यता थी। तो गाय उसके इस जीवन के लिए भी जरूरी थी और मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, वो गाय उसके लिए एक उम्मीद थी। एक उम्मीद कि शायद उसके आने से घर के हालात कुछ सुधर जाएंगे। देखिए, गरीबी में एक छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन विडंबना देखिए, यही उम्मीद उसे और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। वही तो। कहानी में वो मोड़ आता है जब उसे भोला ग्वाले से एक गाय खरीदने का मौका मिलता है। एक शानदार गाय, लेकिन कीमत है 80 रुपए। 80 रुपए, जो होरी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी नहीं थी। और यहीं पर हम एक गरीब इंसान की मानसिकता को समझते हैं। होरी जानता है कि वो ये कीमत नहीं चुका सकता, उसे पता है। लेकिन वो सपना इतना बड़ा है, इतना लुभावना है कि वो तर्क को परे रख कर उधार पर गाय घर ले आता है। एक जुआ था वो। उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल देगा ये। घर पर धनिया की प्रतिक्रिया वो इस पूरी स्थिति को बयां कर देती है। एक तरफ गाय को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, और दूसरी ही तरफ जुबान पर एक चुपता हुआ सवाल है, और कर्ज। हाँ, वो खुशी और डर का जो संगम था ना, वो कमाल का है। धनिया यहाँ यथार्थ की आवाज है। वो जानती है कि सपने पेट नहीं भरते। वो समझती है कि ये उधार लिया हुआ सपना उनकी रातों की नींद छीन लेगा। होरी आसमान में उड़ना चाहता है और धनिया उसे जमीन पर खींच कर रखती है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि गिरने पर चोट बहुत लगेगी। और यहीं से घर में एक अनदेखा तनाव शुरू हो जाता है। और ये तनाव सिर्फ घर के अंदर नहीं रहता। गाय के आने से दूध तो मिलता है, पर साथ ही चारे का खर्च और साहूकार राम सेवक के ब्याज का मीटर वो और तेजी से घूमने लगता है। मुझे वो दृश्य याद है जब राम सेवक दरवाजे पर आकर धमकी देता है, ज्यादा देर की तो जमीन ले लूंगा। और वो खतरा अब सिर्फ खतरा नहीं, एक हकीकत लगने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कर्ज का तंत्र सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। ये किसान की हिम्मत तोड़ देता है। सही। उसे यकीन दिला देता है कि उसकी नियति ही गुलामी है। राम सेवक सिर्फ पैसे नहीं छीन रहा, वो होरी का आत्मसम्मान, उसकी हिम्मत, सब कुछ छीन रहा है। और होरी की सारी मेहनत अच्छी फसल उगाने में नहीं, बल्कि कभी न खत्म होने वाले ब्याज को चुकाने में चली जाती है। असल कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहता है।
ये एक दलदल है, जितना निकलने की कोशिश करो उतना धंसते जाते हो। और इस आर्थिक दबाव का असर परिवार पर भी दिखने लगता है, खासकर होरी और उसके बेटे गोबर के बीच। हाँ, गोबर नई पीढ़ी का प्रतीक। वो भी इस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो क्या गोबर का शहर जाना सिर्फ पैसे कमाने की चाहती, या ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। गोबर देख रहा था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करके भी 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे। उसका वो संवाद है ना, खेती से क्या होगा, बस कर्ज और भूख, ये उस पूरी पीढ़ी के गुस्से और हताशा को दिखाता है। सही बात है। होरी के लिए जमीन माँ है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। और गोबर के लिए वही जमीन एक बोझ है, एक पिंजरा है जिससे वो आजाद होना चाहता है। तो उसका शहर जाना एक तरह से पलायन भी है और विद्रोह भी। वो उस नियति को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, बिल्कुल, जिसे होरी ने अपना भाग्य मान लिया है। इसी बीच कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ आता है। होरी का बिछड़ा हुआ भाई हीरा, जो सालों पहले घर छोड़कर भाग गया था, वो वापस आ जाता है। ये होरी के लिए एक बड़ा सहारा बनता है ना। Yes. भावनात्मक रूप से तो बहुत बड़ा सहारा था। एक अकेला लड़ रहा इंसान, उसे लगता है कोई तो है जिसके कंधे पर सिर रखकर वो 2 पल रो सकता है। हीरा खेतों में हाथ भी बटाता है, लेकिन आर्थिक बोझ पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कर्ज का पहाड़ इतना बड़ा था कि हीरा का साथ उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डालने जैसा था। सही कहा। बल्कि हीरा की वापसी होरी के अकेलेपन को और भी ज्यादा उजागर कर देती है कि कैसे वो इतने सालों से ये बोझ अकेले ही ढो रहा था। और फिर वो उस बोझ को उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। हाँ, जब खेती से काम नहीं चलता तो वो सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ने की मजदूरी शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक पहले अपने खेत में हल चलाना और फिर तपती धूप में हथौड़ा चलाना, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। उसकी शारीरिक क्षमता जवाब देने लगती है। उसका शरीर, जो हमेशा से मेहनत का आदी था, अब उस दोहरी मार को झेल नहीं पा रहा था। और धनिया ये सब देख रही थी। वो रोज उसे टोकती, ये मेहनत तुम्हें मार डालेगी। और वो सिर्फ एक पत्नी की चिंता नहीं थी। नहीं, वो तो जैसे आने वाले कल को साफ साफ दिख रही थी। एक भविष्यवाणी थी वो। हाँ, और यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी क्रूरता है। वो एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत, यानी उसकी मेहनत को ही उसी के खिलाफ एक हथियार बना देती है। बिल्कुल। होरी मेहनत से भाग नहीं रहा, बल्कि मेहनत ही उसे मौत की ओर धकेल रही है। वो अपने परिवार और अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद को तिल तिल कर खत्म कर रहा था। और फिर वो दिन आ ही जाता है। काम करते करते होरी बेहोश होकर गिर पड़ता है। लोग उसे उठाकर घर लाते हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है, और तब भी उसके दिमाग में वही गाय है। हाँ, उसे एक भ्रम सा होता है। उसे लगता है कि उसका बेटा गोबर शहर से वापस आ गया है और उसके लिए एक बहुत सुंदर सफेद, लगभग दैवीय गाय लेकर आया है। वो अपनी पत्नी से मुश्किल से कह पाता है, धनिया, गाय की लालसा मन में रह गई, अब जा रहा हूँ। और उसके मुंह से निकला आखिरी शब्द होता है गोदान। और उसके जाते ही कहानी का सबसे झकझोर देने वाला, सबसे विडंबनापूर्ण क्षण आता है। गांव का पंडित आता है और कहता है कि आत्मा की शांति के लिए गोदान की रस्म पूरी करनी होगी। एक ऐसा आदमी जो एक गाय की चाह में मर गया, उससे मरने के बाद गाय का दान मांगा जा रहा है। आप जब उस सीन को पढ़ते हैं, वो आपको हिला कर रख देता है। बिल्कुल। घर में एक दाना तक नहीं है। तब धनिया जो करती है, वो हिंदी साहित्य के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। वह पास पड़ी मिट्टी उठाती है, उसकी एक गोली बनाती है और उसे होरी के ठंडे हाथ में रखकर पंडित से कहती है, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, जो कुछ है यही इनका गोदान है। एक किसान जो जिंदगी भर जमीन के लिए लड़ा, आखिर में उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी ही आती है। ये एक प्रतीकात्मक क्षण है। धनिया उस पूरी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को आईना दिखाती है जिसने उसके पति की जान ले ली। वो कहती है कि इस किसान के पास अपनी मेहनत और इस मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था, और यही उसका सबसे बड़ा दान है, यही उसकी अंतिम सच्चाई है। तो होरी मर जाता है, उसका सपना अधूरा रह जाता है। क्या ये एक हार की कहानी है? क्या यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और यही प्रेमचंद का असली कमाल दिखता है। होरी की शारीरिक यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन उसकी विरासत की कहानी यहीं से शुरू होती है। अच्छा। जब गोबर वापस आता है और उसे सब पता चलता है, तो दुख के साथ साथ उसके अंदर एक आग जल उठती है। वो अपने पिता का कर्ज चुकाने का संकल्प लेता है। हाँ, ये विरासत की एक दिलचस्प धारणा है। होरी उसके लिए जमीन जायदाद नहीं, बल्कि कर्ज और संघर्ष छोड़कर गया है। सही बात है। हाँ, लेकिन उसने संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो गोबर को एक नया इंसान बना देती है।
गोबर अब उसी संघर्ष को एक नए तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। वो अपने पिता की गलतियों से सीखता है। बिल्कुल, वो सिर्फ अंधी मेहनत नहीं करता, बल्कि उस व्यवस्था को समझने और उससे लड़ने के तरीके खोजता है। वो जानता है कि सिर्फ खेती से गुजारा नहीं होगा। और पूरा परिवार भी बदल जाता है। जो परिवार होरी के जीते जी बिखर रहा था, वो अब एकजुट हो जाता है। गोबर दूध का धंधा शुरू करता है, जो उसके पिता का अधूरा सपना था, लेकिन उसे एक व्यापार की शक्ल देता है। भाई हीरा खेतों और मजदूरी से सहारा देता है, और धनिया उस बिखरे हुए परिवार को अपनी ममता से जोड़े रखती है। हाँ, ये एक नई शुरुआत थी जो होरी की राख से पैदा हुई थी। और गोबर आखिरकार वो कर दिखाता है। वो धीरे धीरे सारे कर्ज चुका देता है, भोला का भी और साहूकार रामसेवक का भी। हाँ, वो सीन जब वो रामसेवक के मुंह पर आखिरी रकम फेंकता है। उस दिन वो सिर्फ कर्ज नहीं चुकाता, बल्कि अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस लाता है। और यही इस कहानी का सबसे उम्मीद भरा पहलू है। कहानी एक व्यक्ति की हार पर खत्म नहीं होती। यह एक परिवार के संघर्ष की निरंतरता को दिखाती है। गोबर का संघर्ष होरी के अधूरे सपने को एक नई दिशा देता है। अब सपना सिर्फ एक गाय पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी शोषक व्यवस्था से लड़ने और उससे ऊपर उठने का है। बिल्कुल। गोबर की पीढ़ी सिर्फ सहती नहीं, बल्कि सवाल भी करती है और नए रास्ते भी खोजती है। वाकई ये सोचना कमाल है कि कैसे एक किसान और एक गाय की सीधी साधी कहानी के अंदर समाज, धर्म, परिवार और पीढ़ियों के टकराव की इतनी सारी परतें छिपी हुई हैं। होरी एक व्यक्ति के तौर पर हार गया, लेकिन उसका सपना, उसका संघर्ष उसके परिवार के रूप में जिंदा रहा। बिल्कुल। और गोदान का स्थायी महत्व इसी बात में है। ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सम्मान, कर्ज और मानवीय गरिमा के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाता है। सही। ये बताता है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक दबाव एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी को एक त्रासदी में बदल सकते हैं। ये आज भी हमें अपने आसपास हजारों लाखों होरी देखने पर मजबूर करता है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। जरूर। होरी जिंदगी भर मोक्ष पाने के लिए गोदान करना चाहता था, यानी एक गाय का दान। लेकिन जरा सोचिए, क्या उसका पूरा जीवन जो उसने अपने परिवार के लिए बिना किसी स्वार्थ के तिल तिल कर बलिदान कर दिया, अपने आप में सबसे बड़ा गोदान नहीं था? बहुत गहरा सवाल है। शायद होरी को वो मोक्ष मिल गया जिसे वो ताउम्र खोजता रहा और उसे पता भी नहीं चला।